आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और आज से एबीपी गंगा पर शुरू हो रहा है 4 का मोर्चा, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चेबंदी। इसमें हर मोर्चे पर होगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर की होगी चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात पहले मोर्चे की, जिसमें नई संसद के उद्घाटन पर हो रहे संग्राम की बात होगी। किसने पीएम मोदी का साथ दिया, कौन खिलाफ गया, पूरी जानकारी आपको देंगे। वहीं दूसरी खबर है सपा सांसद और महासचिव रामगोपाल यादव से जुड़ी हुई। आखिर 3 दिन बाद इन्होंने यूटर्न कैसे लिया, ये भी आपको बताएंगे। उधर तीसरी खबर में बात होगी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने पार्टी से हटकर अलग बयान क्यों दिया और विपक्ष को क्या नसीहत दी है, ये भी बताएंगे। वहीं संसद पर बॉयकॉट मंडली को यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले मोर्चे में सबसे पहले बात नई संसद पर संग्राम की। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। 19 राजनीतिक दलों और एआईएमआईएम ने जहां विरोध किया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी समेत करीब 5 गैर एनडीए दल और कुल 17 राजनीतिक दल ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही। दरअसल 28 मई को नई संसद के उद्घाटन से पहले विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को तेज कर दिया है। विपक्षी दल नई संसद के पीएम द्वारा उद्घाटन को लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, इस मुद्दे पर सियासत और गर्म हो गई है। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे पर हल्ला बोल लगातार जारी है। उद्घाटन समारोह के अलावा सपा सांसद की तरफ से सेंगोल को लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। अपने प्रधानमंत्री को महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने संविधान की मुखिया और प्रमुख का अपमान कर दिया, क्योंकि वो आदिवासी पहले कर चुके हैं एक दलित का, तो राष्ट्रपति को ही करना था। नए पार्लियामेंट के उद्घाटन का कार्य सही मायने में संविधान प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्ष, देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा न करके यह देश की सर्वोच्च कुर्सी संविधान प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति माननीय केवल मुर्मू जी का अपमान नहीं, ये संविधान का भी अपमान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और परंपराओं का भी अपमान है। राष्ट्रपति का सम्मान होना ही चाहिए। वो एक महज रबर स्टैंप नहीं है, उस पद का सम्मान होना चाहिए। उस पद की अपनी एक गरिमा है। संसद भवन हम सब के लिए है, देश का अधिकार उस पर है, तो कम से कम उद्घाटन में इज्जत रखनी चाहिए थी। राष्ट्रपति को आगे रखना चाहिए था प्रधानमंत्री। वहीं नई संसद के उद्घाटन को लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव के सुर अब बदल गए हैं। पहले विपक्षी दलों के विरोध को गलत बताने वाले सपा नेता ने अब इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की मांग एकदम सही है। आप भी सुनिए कैसे 3 दिन बाद बदल गए रामगोपाल यादव के सुर। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसके द्वारा उद्घाटन न हो नई संसद भवन का, इसका औचित्य किसी की समझ में नहीं आ सकता। एक प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए था। हमने कहा यही था, लेकिन ये कहा कि चूंकि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री असली कार्यपालिका होता है, अगर वो नहीं राष्ट्रपति से कराना चाहता है तो कोई बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन कायदे से राष्ट्रपति से कराना चाहिए।
एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद है, कांग्रेस पार्टी ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है और इसी बीच विपक्ष भी सवाल उठने लगा है। उद्घाटन कार्यक्रम में बहिष्कार पर अब विपक्ष में ही तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के विरोध के बीच अब कांग्रेस के ही नेता ने राहुल गांधी और विपक्ष के स्टैंड पर सवाल उठा खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल पूछे, इसके अलावा विपक्ष को ही ओवैसी की राह पर नहीं चलने की सलाह तक दे डाली। देखिए, भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। भारत की संसद को भाजपा का समझना ठीक नहीं होगा। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। तो नई संसद के उद्घाटन को लेकर जहां बयानबाजी का दौर जारी है, इस बीच कई गैर एनडीए विपक्षी दल उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने को तैयार है। वहीं अब यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी बॉयकॉट मंडली को दो टूक जवाब दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? नई संसद के उद्घाटन को लेकर दिल्ली के सीएम का भी ट्वीट आया है। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे हैं। देश भर का एससी और एसटी समाज ये पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है और इसलिए नहीं बुलाते। ये ट्वीट आप देख रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने नई संसद भवन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जनहित याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की गई है। वकील CR जयास वकील ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उद्घाटन समारोह को संविधान का उल्लंघन बताया। कहा गया है कि उद्घाटन समारोह से राष्ट्रपति को बाहर कर भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया और संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो जनहित याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करने का ये पूरी याचिका दी गई है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दूसरे मोर्चे की बात करेंगे, जिसमें बात होगी अखिलेश की टेंशन बढ़ाने वाली खबर की, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में बड़ा दांव चल दिया है। वहीं यूपी के चौधरी मिशन 2024 पर गांव-गांव, गली-गली निकल पड़े हैं और पश्चिमी यूपी में बिसात भी बिछा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मोर्चे में बात होगी पश्चिमी की किलेबंदी की, जिसके लिए सीएम योगी ने मिशन शुरू कर दिया है। इस मोर्चे में बात लाउड स्पीकर की भी होगी, जिस पर फिर से संग्राम शुरू हो गया है। तो 4 बजे के दूसरे मोर्चे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर की। यूपी में विधानसभा और निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की राह पर है। कांग्रेस भी पिछड़े और दलितों की राजनीति पर फोकस करने में जुट गई है। इसी को लेकर लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में जातीय जनगणना सम्मेलन की और जातीय जनगणना की मांग की गई है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित जातीय जनगणना सम्मेलन में 50 से ज्यादा जातियों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं और सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। आज हमारे महान नेता चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उन्होंने इस जाति जनगणना के लिए आवाज़ उठाई थी कि देश के अंदर
जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसमें पिछड़े वर्ग का खास कर। आज उसी कड़ी में हम अपने साथियों के सहयोग से, साथियों के द्वारा फिर उसी मांग को उठा रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अब दूसरे मोर्चे में बात रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की पश्चिमी परिक्रमा की। 2024 चुनाव में जनाधार बढ़ाने के लिए जयंत गांव-गांव जा रहे हैं। अब वो आगरा कूच करने की तैयारी में है। निकाय चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी सड़कें नाप रहे हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी 2 दिन आगरा के दौरे पर रहेंगे। 27 और 28 मई को 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा करेंगे। जयंत की आगरा की जाट बहुल्य लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी पर नजर है। जयंत का मकसद जाटों के अलावा दूसरी जातियों के समीकरण को भेदना है। समरसता कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने नाम दिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने। हम लोग सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम भी रखे गए हैं, ये नॉन जाट बेल्ट में रखे गए हैं। जयंत चौधरी सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए समरसता अभियान चला रहे हैं। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज पश्चिमी यूपी के 2 जिलों यानी कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में तुलसीपुर गांव के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे और 32 बान के भंडारे में भी शामिल हुए। इसके पहले सीएम योगी ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर खुश थे कि जो उनका विजन था व्यवहारिक धरातल पर कैसे जमीनी धरातल पर उतर रहा है, और उस समय जो कार्यक्रम देखने को मिला था आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर लगभग 56,000 ग्राम पंचायतें हैं। इधर यूपी में एक बार फिर से लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी ने फिर से सख्ती दिखाई है और अफसरों को सख्त लहजे में आदेश दिए हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अवैध लाउड स्पीकर को बंद किए जाने की मांग उठा दी है। मैं क्या, पूरा देश योगी जी ने कोई भेदभाव तो नहीं किया। अगर मस्जिदों से हटा तो मंदिरों से भी हटा, लेकिन मंदिरों ने तो कोई कहा नहीं, कुछ स्वीकार लिया। लेकिन मस्जिदों के हटने के बाद कई बयान लोगों ने दिए, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत मस्जिद और मंदिर कहीं भी हो उसका समान रूप से पालन। तीसरे मोर्चे की, जिसमें बात होगी अतीक अहमद के 40वें की। जी हां, सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। उधर अंसारी ब्रदर्स की टेंशन का भी आपको अपडेट देंगे और पुलिस की शर्मनाक हरकत के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को मिली वंदे भारत सौगात पर एक खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तो एक वक्त था जब प्रयागराज में अतीक और अशरफ की जबरदस्त तूती बोलती थी, लेकिन अतीक अशरफ के मर्डर के 40 दिन बाद का जो सच है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज दोनों भाइयों की कब्र पर कोई फूल चढ़ाने वाला भी नहीं बचा है। ये अतीक और अशरफ की कब्र है, जहां उन्हें दफन हुए 40 दिन हो चुके हैं और आज इस्लाम के मुताबिक दोनों भाइयों का 40वां है। लेकिन वक्त का सितम ऐसा कि दोनों की कब्र सूनी पड़ी है। ना कोई आंसू बहाने पहुंचा, ना ही फूल चढ़ाने। ये अतीक और अशरफ की कब्र है। हमारे ठीक सामने ये जो आप ऊंची सी कब्र देख रहे हैं ये अतीक अहमद की है और इसके ठीक बगल वाली जो कब्र है वो उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की है। आज 40वें का मौका है, लेकिन अतीक और अशरफ की कब्र पर आज सुबह से कोई भी यहाँ फूल चढ़ाने के लिए नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि दोनों कब्रें सूनी पड़ी हुई हैं। अतीक अशरफ की मसारी कब्रिस्तान में कब्र वीरान पड़ी है। चकिया वाले पुश्तैनी घर में रस्म अदायगी की जगह सन्नाटा पसरा है। इस्लाम धर्म की रवायत यानी परंपरा के मुताबिक आज यहाँ पर विशेष आयोजन होना चाहिए था, भंडारा होना चाहिए था, धार्मिक ग्रंथों का पाठ होना चाहिए था, सैकड़ों लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी, नमाज अदा होनी चाहिए थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ के 40वें के दिन उनके पुश्तैनी घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है।
इस्लामिक परंपरा के मुताबिक मौत के 40वें पर रस्म अदा की जाती है, लेकिन यहाँ अतीक अशरफ के 40वें पर न कब्र पर फूल चढ़ाए गए, न चादर पोशी हुई, न फातिमा पढ़ी गई, न धार्मिक ग्रंथों का पाठ हुआ। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड की वजह से दोनों का परिवार फरार है और हत्या के बाद चहेतों ने दूरी बना ली है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस। आकाश सक्सेना को निर्वाचन रद्द की याचिका पर नोटिस मिला है। सपा प्रत्याशी आसिम ने आकाश सक्सेना पर आरोप लगाया है। आकाश सक्सेना पर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने पर हुआ था उपचुनाव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस मिला है। निर्वाचन रद्द की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। मोहम्मद मोइन इस पर और जानकारी देंगे। मोइन, क्या और जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनकी जो परंपरागत सीट है रामपुर पे, जहां पर पिछले साल विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, बीजेपी के आकाश सक्सेना विधायक निर्वाचित हुए थे, वहां पर जो विपक्षी उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि ये करप्ट प्रैक्टिस का मामला है। आकाश सक्सेना ने एक वर्ग विशेष के वोटरों को धमकाया, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, वो वोटर वोट नहीं डाल सके, इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये नोटिस जारी हुआ है आकाश सक्सेना को। बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले को सुना जा रहा है। सुबह 10:30 बजे इस केस में सुनवाई हुई। दरअसल गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा होने के बाद अफजाल अंसारी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद अब अफजाल अंसारी हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। और अब खबर राजधानी लखनऊ से। अवैध असलहे मामले में अब्बास अंसारी पर अनुपूरक आरोप पत्र, गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में अनुपूरक आरोप पत्र कोर्ट को सौंपा गया है। यूपी एसटीएफ ने अब्बास अंसारी के खिलाफ अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस, कस्टम और राइफल एसोसिएशन के मूल दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। अब बात कानपुर की, जहां पुलिस का न्याय देने के लिए एक कारनामा सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसी महिला पर एफआईआर दर्ज की है जिसकी उम्र 100 साल है और ठीक से चल भी नहीं सकती है। ताज्जुब इस बात का है कि 100 साल की बुजुर्ग पर रंगदारी मांगने का आरोप है और रंगदारी समेत अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की है। बहरहाल पुलिस कमिश्नर इस मामले को संज्ञान में आने पर पहले तो खूब चौंके और इसके बाद कमिश्नर ने मामले की जांच का आदेश दिया है। यह है कि सर मतलब हमारी ज़मीन, हमारा प्लॉट कब्जा और हमारी ज़मीन कब्जा हो रही और उसके मना करने के ऊपर हमारे ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। हमारी माता जी हैं, इनके ऊपर रंगदारी लिखाई जा रही है। 10 लाख रुपए की रंगदारी लिख रहे हैं कि मैंने, मेरा मकान प्लॉट है, मेरी माँ ने मुझे दिया है मिर्जापुर नई बस्ती पे। वहीं 3 देशों की यात्रा से लौटने के बाद आज पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद आज उत्तराखंड की। स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी के साक्षी बनते हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। इस मौके पर वंदे भारत ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उद्घाटन से पहले सीएम धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के अंदर जाकर यात्रियों से बात की। आपको बता दें कि ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच हफ्ते में बुधवार को छोड़कर 6 दिन दौड़ेगी और बीच में 5 स्टेशनों पर रुकेगी। देहरादून से चलकर ये ट्रेन हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ होते हुए दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर रुकेगी। सुबह 7 बजे देहरादून से चलकर 11:15 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। खबर
मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद पर 12 जुलाई को सुनवाई। आज 2 घंटे सुनवाई के बाद 12 जुलाई की अगली तारीख दे दी गई है। मामले में दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। मामले में रंजना अग्निहोत्री, आशुतोष पांडे, मनीष यादव, अनिल त्रिपाठी, दिनेश शर्मा, महेंद्र प्रताप, पवन शास्त्री और जितेंद्र विशन ने याचिका दी है। मामले में अब 12 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।